स्वागत है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। साथियों, एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए हमारे यहाँ पर प्रयास बैच चलाया जा रहा है, जिसमें यूनिट 10 को यहाँ पर हम कंप्लीट करा रहे हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में जनजातियाँ, लोक विरासत एवं लोक संस्कृति। इस क्रम में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उनको देखा था। मध्य प्रदेश की जनजातियों का जो परिचय था उसको जाना था। महत्वपूर्ण जनजातियाँ, जिनमें भील जनजाति, गौड़ जनजाति, बैगा, कोरकू, भारिया, शहरिया, इस तरह की प्रमुख जनजातियों को हमने जान लिया था। और जो आखिरी जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें मध्य प्रदेश की घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों को हमको जानना है। इसके बाद जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान और जनजातियों की लोक कला एवं लोक संस्कृति बचता है, तो उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। आइए आज शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति के बारे में। तो ये ऐसी जनजातियां हैं, विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू। तो इनमें ये जो जनजातियां हैं, अधिकतर जनजातियां ऐसी जनजातियां हैं जो एक ही स्थान पर वर्ष भर नहीं रहती हैं, जिसके कारण से इनको घुमंतू जनजाति कहा जाता है। वहीं अर्ध घुमंतू जनजाति ऐसी जनजातियां हैं जो अब स्थायी आवास की ओर बढ़ रही हैं। उन वो भी घुमंतू ही जनजातियां एक तरह से, लेकिन उनका जो आवास है अब वो स्थिर आवास की ओर बढ़ रही हैं। तो ऐसी जनजातियों को अर्ध घुमंतू जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। वहीं बात करें विमुक्त जनजातियों की, तो जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने कुछ जनजातियों को यहाँ पर जन्म से ही अपराधी, मतलब प्रवृत्ति का ऐसा मान लिया गया था, उनको एक सूची में शामिल कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश की ऐसी 21 जनजातियां थीं जिनको उनने जन्म से ही अपराधी से वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन जनजातियों को हमने उस सूची से अलग किया, तो तब से इन जनजातियों को विमुक्त जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा विमुक्त जनजाति कौन है, घुमंतू कौन है और अर्ध घुमंतू कौन है। तो भारत भारत में आप देखिए, ये जो हमारी जनजाति बंजारा जनजाति है, उसका बहुत ही सुंदर चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। कुछ बातें हम आपको यहाँ पर बता दें पहले, थोड़ी सी जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, जिसमें हम आपसे बोल रहे थे, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति के। हेलो, ठीक है। तो विमुक्त का मतलब है कहाँ से मुक्त कर दिया गया है। तो इनको जो जन्म से ही जो अपराधी वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको भारत सरकार ने अ, भारत सरकार ने अपने प्रयासों से 1952 में उन सभी जनजातियों को विमुक्त कर दिया है। और मध्य प्रदेश में ऐसी कुल कितनी जनजातियां हैं, तो 21 जनजातियां हैं। वहीं बात करें घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति की, तो घुमंतू और अर्ध घुमंतू ऐसी जनजातियां हैं, ठीक है, जिनमें हम पहले बात करेंगे घुमंतू जनजाति की। तो घुमंतू जनजाति ऐसी जनजातियां हैं जो वर्ष में एक स्थान पर साल भर नहीं रहती हैं। ऐसी जनजाति, ऐसे लोगों के समूह को घुमंतू जनजाति में शामिल किया जाता है। वहीं बात करें अर्ध घुमंतू की, तो जो अब धीरे धीरे स्थायी आवास की ओर बढ़ रही हैं, है ना। साल में हो सकता है 2 बार ही अपना स्थान बदलें। तो अब धीरे धीरे क्या है, अर्ध घुमंतू की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। और इनकी कुल संख्या कितनी है, तो घुमंतू और अर्ध घुमंतू की संख्या है 30। तो ऐसा कुल मिलाकर, ठीक है, 20 और 21 और 30, तो ये से कुल मिलाकर 51 जनजातियां हैं जिनको मध्य प्रदेश में घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध, है ना, और घुमंतू जनजाति कही जाने वाली बंजारा जनजाति का चित्र आपको इनका पहनावा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और भी कुछ, ये एक और जनजाति है जिसका नाम है कालबेलिया, है ना। कालबेलिया जनजाति का ये डांस है, कालबेलिया। ये भी मध्य प्रदेश की घुमंतू जनजाति में शामिल है। तो ये उनका जो कालबेलिया डांस है, इसको यूनेस्को की अ, अमूर्त जो सांस्कृतिक धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था। तो ये चित्र यहाँ पर जोड़ा गया था, ये देखिए आप। ठीक है, मटकी रख के डांस करती हैं महिलाएं, है ना। तो आज हमको बात करना है मध्य प्रदेश की विशेष अ, घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जनजातियों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति। ठीक है, तो वही पहले उनको परिभाषित किया गया है कि घुमंतू जनजाति कहते किसको हैं।
तो घुमंतू जनजाति से तात्पर्य ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय से है या समूह से है, ठीक है, जिनका एक निश्चित निवास स्थान नहीं होता है ना, तथा अपनी आजीविका और जीवन यापन करने के लिए वर्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। ठीक है, तो अपनी रोजी रोटी के लिए, है ना, अपनी आजीविका चलाने के लिए और जीवन यापन करने के लिए जो वर्ष भर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, ऐसी जनजातियों को घुमंतू जनजाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 नंबर में ये मेंस में परिभाषा तो बन सकती है। ठीक है, प्री में तो आपको ये ठीक है नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अक्सर ये जनजाति समुदाय के रूप में विचरण करती हैं। ठीक है, तो समुदाय के रूप में विचरण करने से मतलब है कि समूह में रहती हैं ये, है ना, जब भी जाएंगी तो इनका पूरा एक टोला चलेगा, एक साथ विचरण करते हैं। सामान्यतः घुमंतू कबीलाई परंपरा से इनका संबंध होता है। तो कबीलाई परंपरा, कबीले आपने सुने होंगे, देखे होंगे, है ना। तो जो पुराना समय था हमारा, जैसे वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, तो इसमें जो समाज था वो कबीलाई समाज था, है ना। छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर जीवन यापन करता था, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, है ना। तो इनका पूरा समाज और परिवार एक साथ चलता है इन कबीले के साथ, तो ऐसे समाज को कहा जाता है कबीलाई समाज। ठीक है, अगला कुछ वही वही बिंदु दिए हुए हैं, देखिए जो हमने आपको शुरुआत में बताए थे। मध्य प्रदेश में 51 विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां हैं, है ना। तो एक फैक्ट जरूर याद रखिए आप, ये भी कभी ना कभी, है ना, परीक्षा में बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कितनी विमुक्त घुमंतू तथा अर्ध घुमंतू जनजातियां हैं, तो उनकी संख्या है 51। वहीं बात करें भारत में कितनी है विमुक्त घुमंतू अर्ध घुमंतू, तो भारत में लगभग 1262, है ना, 1260 या 1250 भी याद रख सकते हैं आप, है ना। एक्यूरेट कितनी है, तो 1262 है ना, भारत में विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां, जिनमें से 51 जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में है ना। बात करें विमुक्त जनजातियों की, तो इनकी संख्या है 21, और घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ की संख्या कितनी है, तो 30 है ना। इस तरह से देखिए बना हुआ है, लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो ऐसे आप उसको तोड़ के भी याद रख सकते हैं कि घुमंतू और अर्ध घुमंतू 30 हैं और 21 जो है विमुक्त जनजातियां हैं। ठीक है, ये अभी तक जितने ये फैक्ट बताए जा रहे हैं सब परीक्षा उपयोगी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए आप। विमुक्त जाति दिवस, ठीक है, 31 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये परीक्षा में बिल्कुल सीधा रखा मिल सकता है आपको, है ना, कि विमुक्त जाति दिवस, विमुक्त जाति या जनजाति दिवस किस दिन मनाया जाता है ना। आप पुराने पेपर देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, तो बिल्कुल सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह का बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, याद रखिए। बात करें इनकी इस जनजाति की प्रमुख समस्याओं की, तो शैक्षणिक पिछड़ापन, है ना, देखने को मिलता है। अब शैक्षणिक पिछड़ापन क्यों होगा, क्योंकि रहते ही नहीं है एक जगह, है ना। बच्चे कैसे पढ़ेंगे बताइए एक ही स्कूल में साल भर, है ना, कैसे कॉलेज पढ़ेंगे इन लोग, है ना। तो शैक्षणिक पिछड़ापन आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक विपन्नता मिलती है, ठीक है, पैसा अच्छा खासा होता तो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते, है ना। तो आर्थिक संसाधन इनके पास नहीं है ना, आर्थिक विपन्नता है, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है। और इनके जो स्थायी जो आवास होते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, तो अस्थायी आवास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी प्रमुख समस्याएं हैं, है ना। ये भी 2 नंबर में मेंस में जैसे बन सकता है कि विमुक्त जनजाति क्या है, इनकी समस्याएं बताइए, है ना। तो वहां पे ये काम आ सकता है, और यहाँ तो, है ना, कथन में बन सकते हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है, अगला है इन जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए तथा समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है, विमुक्त घुमंतू तथा अर्ध घुमंतू जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। तो याद रखिए आप, ठीक है, इनके विकास एवं उत्थान के लिए, ठीक है, कब गठन किया गया है, तो ये जरूर फैक्ट याद रखिए आप, 22 जून 2011, है ना। कम से कम जून 2011 तो आपको याद होना चाहिए, है ना, कि जून 2011 में, ठीक है, इस जनजाति के उत्थान तथा विकास के लिए सरकार द्वारा, है ना, विभाग का गठन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश ठीक है सरकार का प्रयास है, याद रखिए आप। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतू तथा अर्ध घुमंतू जाति जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई है, तो 22 जून 2011 को की गई है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय का नाम है राजीव गांधी भवन। ये भी पूछा जा सकता है ना, किस नाम से जाना जाता है उसको। राजीव गांधी भवन है, इंदिरा गांधी भवन है, शक्ति भवन है, ठीक है, सतपुड़ा भवन है, वल्लभ भवन है, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी भवन के नाम से याद रखिए आप, है ना। श्यामला हिल्स भोपाल में है। ठीक है, तो ये तो कॉमन है, सभी को पता होगा, जितने भी हमारे प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं वो भोपाल में होते हैं, है ना। बस जो जो प्रश्न बन सकता है, तो एक तो ये बन सकता है यहाँ से, है ना, कि कब इसका गठन किया गया, तो 22 जून 2011, है ना। और इसके मुख्यालय का नाम क्या है, तो वो है हमारा
राजीव गांधी भवन के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी इसके पहले है ना भीखू राम जी इराते इदाते आयोग का गठन किया गया था। तो ठीक है, ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, है ना। घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी एक प्रयास किया था, है ना। या ये पूछ सकते हैं भीखू राम जी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है ना। जनजातियों के कल्याण के लिए है कि उनके शिक्षा से संबंधित है, या घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति के उत्थान के लिए है ना। तो याद रखिए आप, महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, 1999, ठीक है, घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति के कल्याण से इसका संबंध है। ठीक है, 2023 में इनको क्या है, पद्मश्री से भी इसके लिए सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, भीखू राम जी इदाते आयोग, है ना, घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति का कल्याण। ठीक है, इतनी फैक्ट आप याद रखिए। ठीक है, अब है मध्य राज्य की प्रमुख घुमंतू, अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त जनजातियां। ठीक है, तो पहली जो जनजाति है हमारी बंजारा जनजाति। ठीक है, जो हमने आपको शुरुआत में ही एक चित्र दिखाया था। ठीक है, ये जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये हमारी जो बंजारा जनजाति है उसी की महिलाएं हैं, उसी की ये पहनावा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ठीक है, आइए तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की बंजारा जनजाति के बारे में। ठीक है, बंजारा जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें दी गई हैं, सीधे सीधे फैक्ट है। ठीक है, याद रखिए, है ना। ये तो सामान्य बात है कि कबीलाई परंपरा का पालन करती है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैसी जनजाति है, घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति है ना। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बंजारा जनजाति पाई जाती है ना। तो जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना, मुख्यतः जो हमारा निमाड़ वाला और मालवा वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पाई जाती है। क्षेत्र की बात, अगर राज्यों की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में तो इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा है ना। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है जनजाति है। ठीक है, बात करें अगर एमपी के मैप की हम, ठीक है, तो इस तरह का कुछ मैप है, तो यहाँ पे पाई जाएगी, और यहाँ से लगा हुआ हमारा राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये बंजारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना, और राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी किस क्षेत्र में पाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश में आप मालवा तथा निमाड़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिए, है ना। ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो ये अपनी उत्पत्ति जो है राजपूतों से मानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था, अलग अलग जनजातियों के बारे में पढ़ा था। कोई अपनी उत्पत्ति जो है सबरी से बताता है, कोई वाल्मीकि से बता रहा है, कोई नंगा बेगा से बता रहा है ना, कोई राजपूत से बता रहा है, कोई महाराणा प्रताप से बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कथन बन सकते हैं, जोड़ी मिलाने को आ सकता है। या इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए। तो यहाँ पे जरूर याद रखिए, बंजारा जनजाति जो है, ठीक है, राजपूतों से अपनी उत्पत्ति बताती है ना। अब राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, राजपूताना क्षेत्र है ना, राजाओं से संबंध है, तो अपनी उत्पत्ति भी वहीं से बता रहे कि हम भी क्या है, राजपूतों की ही क्या है, संतानें हैं। ठीक है, मुख्य विस्तार हमने बात कर ली है आपसे, निमाड़ तथा मालवा, ठीक है, मुख्य रूप से पाया जाता है। इनका मूल स्थान क्या है, तो इनका जो मूल स्थान है वो है राजस्थान, है ना, कि मतलब राजस्थान से निकल कर आई है ये जनजाति। ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो देखिए आप, घूमर, ठीक है, राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। ठीक है, पद्मावत जो मूवी आई है उसमें भी आपने घूमर डांस देखा होगा। ठीक है, तो घूमर डांस है, गरबा है। ठीक है, मध्य यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा राजस्थान है, और नीचे लगा हुआ जो क्षेत्र है ये वाला, ये गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में भी क्या है, हमारी बंजारा जनजाति देखने को मिल जाएगी। तो राजस्थान और गुजरात का जो डांस है गरबा, तो कुछ लोग गरबा भी कर लेंगे, देखिए, तो घूमर भी है, गरबा भी है, तलवारबाजी डांस। ठीक है, अब जो राजपूतों से संबंधित लोग हैं तो तलवारबाजी जो कला है उसमें भी पारंगत होंगे। इसके अलावा मछली डांस, ठीक है, मछली हमारे मालवा का डांस है। ठीक है, और डंडा वेली, ये निमाड़ का डांस है। तो याद रखिए आप, घूमर है, गरबा है, तलवारबाजी है, मछली है, और डंडा वेली है, जिसमें घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, ठीक है, तलवारबाजी भी राजस्थान का है, मछली डांस हमारे मालवा का है, और डंडा वेली जो है, ठीक है, ये निमाड़ वाले क्षेत्र का डांस है। ठीक है, तो ये प्रमुख डांस है। इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा डांस हमारी बंजारा जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है ना, या ये जो डांस है वह किस जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से, ठीक है, किए जाते हैं, तो वो है हमारी, ठीक है, बंजारा जनजाति। ठीक है, बात करें विवाह की, तो ये देखिए आप, ये किस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, तो पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति थी भील जनजाति थी। तो जो भील जनजाति में जो विवाह परंपराएं देखने को मिल रही,
जो आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में विवाह परंपराएं देखने को मिल रही, वही विवाह आपको बंजारा जनजाति में मिल जाएंगी। ठीक है, तो राजीबाजी विवाह है। ठीक है, राजीबाजी विवाह क्या होता है, तो एक तरह से ये प्रेम विवाह है, जिसमें वर तथा वधु आपस में अपनी सहमति से, ठीक है, विवाह क्या कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं, मतलब अपने ठीक है, अपनी मन पसंद से शादी कर लेते हैं, तो उसको राजीबाजी विवाह है। मगनी विवाह है। मगनी विवाह में क्या होता है, जो लड़का होता है उसके घर वाले लड़की वाले के यहाँ जाकर विवाह तय करते हैं। ठीक है, तो यह वर तथा वधु पक्ष के द्वारा, ठीक है, उनके परिवार वालों के द्वारा सहमति से होने वाला विवाह है, तो मगनी विवाह है। पलायन विवाह है, जिसमें जो लड़का लड़की है शादी के बाद कहीं और चले जाएंगे, है ना, घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहने लग जाएंगे, तो ऐसे विवाह को कहेंगे हम पलायन विवाह। अपहरण विवाह है, जिसमें लड़की की बिना सहमति से शादी करा दी जाएगी, है ना, अपहरण विवाह है। ठीक है, लड़का जो है लड़की को, ठीक है, अब उसकी बिना मर्जी से ही उसको उठा कर ले जाएगा और शादी कर लेगा, तो अपहरण विवाह है। और विधवा विवाह भी हमने, ठीक है, पीछे इसको विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी बंजारा जनजाति है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है इनके डांस। ठीक है, डांस याद रखिए आप। ठीक है, तो डांस में क्या क्या, ठीक है, तो घूमर, गरबा, तलवारबाजी, मछली डंडा, वेली, है ना, और इसका जो क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे इनका धार्मिक पक्ष, तो जो बंजारा जनजाति है इस पर मुख्य प्रभाव आपको सिख धर्म का देखने को मिलेगा, है ना। गुरु नानक को क्या है, ये अपने ठीक है प्रमुख गुरु मानेंगे, है ना, या देवता मानेंगे, और गुरु ग्रंथ साहब इनके जो है प्रमुख धार्मिक पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, तो सिख धर्म का मुख्य रूप से इनके ऊपर आपको प्रभाव, ठीक है, देखने को मिलेगा, है ना, मुख्य रूप से जो है सिख धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो हिंदू धर्म है, ठीक है, वो तो सभी जनजातियों में इसका प्रभाव आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म का प्रभाव भी आपको बंजारा जनजाति को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करें इनके आराध्य देव की। ठीक है, तो रूप सिंह महाराज कौन है, इनके प्रमुख आराध्य देव हैं, याद रखिए आप। ठीक है, अभी तक हम जैसे पढ़ते आए हैं, भील जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं, है ना, तो वो है राजा पंथा। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता तो वो हैं आपके बड़ा देव, है ना। और जो बैगा जनजाति है इसके प्रमुख देवता बूढ़ा देव। कोल जनजाति के देवता बड़का देव, है ना। वैसे ही जो हमारी बंजारा जनजाति है इसके प्रमुख देवता तो वो हो जाएंगे हमारे रूप सिंह महाराज। ठीक है, ये इनके आराध्य देव हैं। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से, तो गणगौर वगैरह इनका प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, इसके अलावा होली, दिवाली, ठीक है, जो हिंदुओं के अन्य त्यौहार हैं वो भी इनके द्वारा, ठीक है, मनाए जाते हैं। इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली देखिए तो आप एक राजस्थानी बोली मिल जाएगी, और इनकी स्वयं की एक बोली है बंजारी। तो बंजारी भी मिल जाएगी, राजस्थानी भी मिल जाएगी, कुछ मालवी भाषा भी मिल जाएगी, नेवाड़ी भी मिल जाएगी, है ना। जिस क्षेत्र में रहेंगे वहाँ की ये बोली बोलेंगे, है ना। विशेषताएं देखिए तो ये प्रमुख अभी तक का जो सबसे महत्वपूर्ण इस वाले एक तो हमारा ये रूप सिंह महाराज वाला पॉइंट महत्वपूर्ण था। दूसरा गुरु नानक या सिख धर्म का प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है ये कंघी के जो आविष्कारक हैं, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि कंघी का जो आविष्कार है वह बंजारा जनजाति के द्वारा किया गया, है ना। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी याद रखिए आप। इनके कबीले के मुखिया को नायक के नाम से जाना जाता है ना। अभी तक हम पढ़ते आए थे जो पंचायत है ना, पंचायत का मुखिया, तो यहाँ पंचायत जैसी व्यवस्था नहीं मिलेगी, इनका तो कबीला रहता है, पूरा टोला एक साथ चलता है, तो उस टोले का एक मुखिया होता है जिसको नायक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए आप, जैसा हमने भील जनजाति में गमेती को याद रखा था, गोंड जनजाति में मुकद्दम या गोटिया को याद रखा था, है ना। तो इसी इसी तरह का जो उनकी पंचायत तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर कबीले का मुखिया कहेंगे, तो उसका नाम क्या है, नायक है ना। और इनके जो निवास है या गांव, ये जो इनका पूरा जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, तो टांडा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, ये जो वो इकट्ठे अपने जो कबीले या ग्रुप में चलते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, तो टांडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली हमारी महत्वपूर्ण जनजाति है पारधी जनजाति। ठीक है, तो पारधी जनजाति को भी हमने जब पीछे हम मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियां पढ़ रहे थे तो इसको भी हमने साथ में एक दो बार इसके बारे में पढ़ा था, है ना। कि ये निवास कहाँ करती है, तो जो हमारा भोपाल संभाग है, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे निवास करती है। पारधी जो है, जो शब्द है मराठी भाषा के पारद शब्द से बना है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आखेटक या शिकारी होता है ना। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति शिकारी जनजाति है ना, या जिसका परंपरागत व्यवसाय शिकार करना रहा है, तो वो है हमारे मध्य प्रदेश की पारधी जनजाति, है ना।
और ये पारद जो शब्द है यह मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आखेटक या शिकारी, है ना। इसका क्षेत्र की बात करें, भौगोलिक विस्तार की हम बात करें, तो हमारा जो भोपाल संभाग है ना, मुख्य रूप से भोपाल संभाग में पाई जाती है। इसके अलावा नर्मदापुरम बैतूल वाले क्षेत्र में भी आपको देखने को, ठीक है, मिल जाएगी। ठीक है, प्रमुख देवता की बात करें तो चांदी देवी। ठीक है, इसमें केवल वही फैक्ट हमने शामिल किए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जहां से प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, चांदी देवी हैं, याद रखिए आप, है ना। पारधी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, चांदी देवी हैं। इसी के कारण इनकी जो महिलाएं हैं, है ना, वो कमर के नीचे चांदी के जो आभूषण हैं उनका प्रयोग नहीं करती हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है, ठीक है, जिनकी प्रमुख देवता चांदी देवी हैं, है ना, या जो पैरों के नीचे चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो वो है हमारी पारधी जनजाति। और कारण क्या है, तो इनके जो देवता हैं या प्रमुख जो देवी हैं वो चांदी देवी हैं, है ना। कहाँ पे पाई जाती है, तो भोपाल संभाग, भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल वाले क्षेत्र में, है ना। और यह परंपरागत रूप से कौन सा व्यवसाय करते हुए आई है, तो यह शिकार, ठीक है, और आखेटक वगैरह उस पे क्या है, ये अपनी आजीविका चलाते हुए आई है। ठीक है, अगली जनजाति है कालवेलिया जनजाति, है ना। तो कालवेलिया हमने आपको शुरुआत में ही यहाँ पे बताया था। ठीक है, ये जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, ये चित्र दिखाया था, यह मध्य प्रदेश की कालवेलिया जनजाति का है ना। ये इनका नृत्य है, ये अपने नृत्य के लिए जानी जाती है ना। और इनका जो परंपरागत व्यवसाय है वह सांप के काटे हुए, मतलब जो उसके उपचार के लिए इनका वो ठीक है, जाने जाते हैं। सांप, किसी को अगर सांप काट ले तो उसके लिए दवा वगैरह देते हैं, है ना, उसके जानकार हैं। तो याद रखिए ये इनका जो लोक नृत्य है कालबेलिया, है ना, यही यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची है उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कालबेलिया जनजाति की। ठीक है, तो कालबेलिया जो है मूल रूप से कहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति है, तो ये मूल रूप से जो है राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है ना, मूलतः, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर, तो जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान से लगा हुआ जो क्षेत्र है ना, और जो सीमावर्ती मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलेगी। इनके प्रमुख देवता कौन है, तो गुरु कानिफ नाथ हैं। ठीक है, तो कालवेलिया, काल से ही याद रख लेना आप, कानिफ, है ना, तो के करके याद भी रख सकते हैं आप, कानिफ, कालवेलिया, है ना। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है, ठीक है, मुख्य व्यवसाय नहीं, इन और व्यवसाय यहाँ पे जोड़ दिए हैं। ठीक है, सर्पदंश के उपचार में जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए आप, सर्पदंश के उपचार। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर सांप काट ले तो उससे संबंधित ये क्या है, दवा जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते हैं, इसके लिए इनको जाना जाता है। परंपरागत इनका जो व्यवसाय रहा है वो ये रहा है। ठीक है, ये हमने आपको बताई है 2000 जो है 10 में। ठीक है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है ना, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची है, उसमें इनके जो नृत्य है उसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं, है ना, कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिसका नृत्य यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना, तो वो है कालबेलिया। और डांस का नाम भी क्या है, तो वो भी कालबेलिया है। प्रमुख इनके गुरु कौन है, तो वो गुरु कानिफ नाथ हैं, है ना। और इसके साथ ही ये सर्पदंश के उपचार, ठीक है, उसको भी क्या है, जानते हैं, उसमें पारंगत हैं। अगली है बाछड़ा जनजाति, है ना, तो यह मध्य प्रदेश की विमुक्त जनजाति है, याद रखिए आप, है ना, मध्य प्रदेश की विमुक्त जनजाति है ना। किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी आपको मूलतः। ठीक है, मंदसौर, रतलाम, नीमच, ठीक है, धार वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश का, ठीक है, इस तरह का मैप है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति है। उसके अलावा राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विमुक्त जनजाति है, मंदसौर, रतलाम वाले क्षेत्र में पाई जाती है ना। और नटकार या वैश्यावृत्ति में जो है यह संलग्न है। ठीक है, तो जो परंपरागत इनका जो व्यवसाय रहा है ना, वैश्यावृत्ति वगैरह, ठीक है, उसमें इनको ठीक है, उसके लिए जाना जाता था। ठीक है, अब सरकार क्या है, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है, और भी प्रयास कर रही है, और धीरे धीरे इनकी भी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है ना, उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, और ये भी अपने जो परंपरागत व्यवसाय है, ठीक है, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, और अन्य व्यवसायों में भी ठीक है, क्या है, निकल के आ रहे हैं इनके जो युवा हैं, लोग हैं। ठीक है, और क्या है, बांस कला में क्या होती है, निपुण होती है। तो याद रखिए आप, है ना, बाछड़ा जनजाति भी
मध्य प्रदेश की विमुक्त जनजाति है ना, विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जनजातियों में से एक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहती है। रतलाम, मंदसौर, नीमच वाले क्षेत्र में वेश्यावृत्ति जो है इनका परंपरागत व्यवसाय रहा है ना, और बाँस कला में क्या है निपुण होती है। अगला है हरबोला, ठीक है, भारली, भराड़ी या हरबोला जनजाति। तो इसको जो है अपने गायन, है ना, निमाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। निमाड़ में भी मिलेगी आपको, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ठीक है, बड़वानी, और इसके अलावा ठीक है जो हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, इस वाले क्षेत्र में भी मिल जाएगी, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो यही वो हरबोला है, ठीक है। हरबोला जो है परंपरागत रूप से जो राजा महाराजा है, ठीक है, उनके यहाँ पर उनकी प्रशंसा में गीत गाया करते थे, है ना। तो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में गीत गाने का जो कार्य है वो इनका परंपरागत कार्य रहा है ना। और आज इनके जो युवा हैं बहुत ही अच्छे लोक कलाकार हैं, है ना, लोक गायक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा कौन-कौन से यंत्रों को बजाया जाता है, तो तमूरा है, श्रवण तुला है ना। अब निमाड़ वाले क्षेत्र के जो प्रमुख गायन है वो क्या है, ठीक है, तो निर्गुणिया गायन है, श्रवण वगैरह है, जो श्रवण कुमार है उनकी कथाओं का गायन किया जाता है। तो आल्हा गायन आपको देखने को मिल जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, श्रवण कुमार की कथाओं या उनके गीत मिल जाएंगे आपको निमाड़ वाले क्षेत्र से संबंधित, है ना। और यह भी मध्य प्रदेश की अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है, ठीक है, तो याद रखिए आप। ठीक है, अगला है कंजर जनजाति, ठीक है। तो कंजर जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, जंगलों में विचरण करने वाले लोग, है ना। तो जंगलों में विचरण करने के कारण इनको कंजर कहा गया है। इनकी उत्पत्ति जो है मान गुरु से मानी जाती है ना, मान गुरु के ये वंशज हैं, है ना। इनके द्वारा, ठीक है, राजस्थानी, भोजपुरी, ठीक है, राजस्थानी भी है, भोजपुरी भी है, उर्दू भी है, पंजाबी ठीक है, भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। इनको नरसी और पारसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इतनी सारी बोलियां क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, घुमक्कड़ जनजातियां हैं, ठीक है। तो कभी जो है राजस्थान चले गए, कभी बिहार तरफ चले गए, है ना, कभी उत्तर प्रदेश चले गए, कभी पंजाब चले गए। तो हर तरह की जो है बोली को इनको क्या है, बोली का इनको ज्ञान होता है ना, और इनके द्वारा बोली बोली जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ आपको ये कंजर जनजाति मिलेगी, तो मध्य प्रदेश में आपको बुंदेलखंड का जो सागर संभाग है ना, और बघेलखंड का जो रीवा संभाग है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, है ना, निवाड़ी वाले क्षेत्र में, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में आपको कंजर जनजाति देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इनका जो प्रमुख डांस है वो क्या है, तो चक्राकार है। अब इस स्लाइड में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है देखिए, वो तो एक है इनका जो गुरु है या इनकी जो इनकी उत्पत्ति जिनसे मान रहे हैं, तो मान गुरु हैं, ठीक है। नरसी पारसी भी इनको कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए आप, है ना। नरसी पारसी किस जनजाति को कहा जाता है, और इनके द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, तो चक्राकार डांस किया जाता है, ठीक है। गिहार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इनके उपनाम भी याद रख लो आप, है ना। गिहार वगैरह है ना, एक नज़र मोटी मोटी, है ना। गिहार है, नरसी पारसी के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो प्रमुख गुरु हैं, गुरु मान है। चक्राकार क्या है, डांस इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है लोगड़िया जनजाति, ठीक है। तो इन्हें लोगड़िया या लोहगड़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, लोहा गलाकर, ठीक है, लोहे को गर्म करके उसको पिघलाकर अन्य अन्य तरह के बहुत सारे उपकरण बनाने का कार्य करते हैं। कुल्हाड़ी है, हंसिया है, या जो दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली चीज़ें हैं, लोहे से बनने वाली सरौता वगैरह है, सरौती, है ना, उस तरह की चीज़ें बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लोहे को पीट कर विभिन्न उपकरण और औजार बनाने का काम करती है, ठीक है। ये जो इनका जो मूल स्थान है वो है राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगी, तो हमारे बुंदेलखंड में आपको देखने को मिल जाएगी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ठीक है, सागर वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये भी मध्य प्रदेश की घुमंतू जनजाति है, ठीक है। चलिए अगली जो जनजाति है धनकर जनजाति, ठीक है। तो ये भी मध्य प्रदेश की घुमंतू या चरवाहा जनजाति है। इनके प्रमुख देवता कौन है, खंडोबा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना है आपको, धनकर जनजाति कहाँ देखने को मिलती है, तो सागर जिले में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। और किस तरह की जनजाति है, तो चरवाहा, है ना, जो जानवरों को क्या है चराने का काम करते हैं, जैसे बकरी चराना हो गया, गाय भैंस चराना, तो उस तरह का चरवाहा जनजाति है ना। और खंडोबा को ये क्या मानते हैं, अपने प्रमुख देवता मानते हैं। अगला है कबूतरा जनजाति, ठीक है। तो ये भी आपको बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी, है ना। अब इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है ये, है ना, बस एक एक दो दो फैक्ट है इनके बारे में, तो वो देख लो आप। कबूतरा जनजाति कहाँ मिलेगी, तो हमारे बुंदेलखंड में मिलेगी,
ठीक है। वीर गुनिया देव इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है। सती प्रथा का प्रचलन है ना, ये क्या है, सती प्रथा का प्रचलन आज भी इनके समाज में देखने को मिलता है। ठीक है। तो पहले कभी सती प्रथा का प्रचलन इसमें देखा जा रहा था। ठीक है। मरसिया क्या है इनके द्वारा, ठीक है, करुण करुण गीत या जो शोक गीत वगैरह होते हैं। ठीक है। मरसिया क्या है इनके द्वारा मृत्यु के समय गाए जाने वाला प्रमुख गीत है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, वो तो है आपका, एक तो है उनके प्रमुख देवता। तो वीर गुनिया देव इनके क्या है, प्रमुख देवता हैं। और मृत्यु के समय गाया जाने वाला जो प्रमुख गीत है मर्शिया, है ना, उसको भी आप याद रखिए, है ना। और सती प्रथा का प्रचलन जो है, ठीक है, पुराने समय में इस जनजाति में भी आपको देखने को मिल रहा था, और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है, मिलने वाली जनजाति है ये। ठीक है। अगली जो आखिरी हमारी स्लाइड है ना, वो उसमें मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति। ठीक है। ये जनजाति लिखा हुआ है। अभिकरण, ठीक है, एजेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो ये इसका गठन कब हुआ था, 1996 में हुआ था, है ना। इसमें 6 जो है शासकीय, 5 अशासकीय सदस्य शामिल हैं। और इसका उद्देश्य क्या था, तो जनजातियों का जो है विकास और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। ठीक है। तो पीछे हमने 2 बातें और पढ़ी थी 2011 में। ठीक है। हमने पढ़ा था एक विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के कल्याण के लिए एक विभाग का गठन किया गया था 22 जून 2011 को। ठीक है। तो वो भी आप याद रख लो। और एक भीखू राम जी इरादे, भीखू राम जी, ठीक है, इरादे आयोग जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनके कल्याण के लिए किया गया था। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक एजेंसी अभिकरण, ठीक है, एक अभिकरण की स्थापना की गई थी 1996 में। ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिए। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश की विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु तथा महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है। तो इन इन सभी बातों को क्या है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। और अगला जो हमारा वीडियो रहने वाला है, उसमें हम जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है उसको कंप्लीट करेंगे। और आखिरी जो हमारा टॉपिक बचा है, उसमें जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण लोक संस्कृति, लोक कलाएं, ठीक है, वो और देखने वाले हैं। ठीक है। तो जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।